राजनीति में चीजें तो सारी संभव है। अजय सिंह खुद ही बता दें कि क्या फार्मूला था उनके पास। आपको नहीं लगता कि अगर दोनों आप इकट्ठे आते हैं तो ये तो मजबूती होगी, इनेलो फिर से एक बार मजबूत हो जाएगी? आप इनेलो को कमजोर कहां समझते हैं? इसका मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बचाना चाहते हैं। यहां तो अंधा पीसे कुत्ता खाओ जैसी बात होगी थी। वो आज भी कहते हैं कि हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं है, कि अब तो अटैचियों में पैसा जाता है, अब ना पर्ची है ना खर्ची है। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को हर हालत में विधानसभा में देना पड़ेगा। तो लुटेरे हैं, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। तो मेरी ख्याल कलर से लेकर के मंत्री तक कोई नहीं बचेगा। ये जो चेक है ये जेजेपी के नाम पे मांगा जाता है या बीजेपी के नाम पे? जेजेपी वाले तो बेचारे खुला ही ले रहे हैं। अच्छा। उनका तो परसेंटेज जो है फिक्स है 8%। ये बीजेपी के खाते में गया हुआ पैसा है। मुख्यमंत्री हरियाणा ने सेशन में बोला था कि कानून वापस नहीं होगा। कानून वापस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और मैंने वहां कहा था कि कानून भी वापस होंगे, तुम 100 प्याज भी खाओगे, 100 जूते भी खाओगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के जो बड़े मसले हैं उन पर बात करेंगे और हमारे साथ अभय सिंह चौटाला साहब हैं। और आपने पिछले 2 दिन से एक चर्चा शुरू होगी क्योंकि अजय सिंह चौटाला का एक बयान आता है कि अगर बड़े चौटाला साहब चाहेंगे तो इनेलो और जेजेपी फिर एक साथ हो सकते हैं। उसके एक दिन बाद ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो हैं वो बड़े चौटाला साहब के पैर छूते हैं और उसके बाद फिर चर्चा जोर पकड़ती है। अभय सिंह जी, ये जो चर्चा है, अजय सिंह चौटाला का बयान आया, अगले दिन दुष्यंत पैर छूता है और वो कहता है कि दादा के पैर छू लिए जैसे छू लिया आसमान। तो ये जो चर्चा है, हालांकि बड़े चौटाला साहब का कल स्टेटमेंट आ गया, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे कहने की जरूरत बची नहीं। जब चौटाला साहब का बयान आ गया और उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी, उसके बाद मेरी ख्याल है इस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए। अब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो वहीं खत्म हो जाता है जब उनका बयान आ गया। लेकिन इस वक्त उनका बयान आना यह भी अपने आप में सवाल खड़े करता है कि पिछले 3 साल बहुत ज्यादा एक दूसरे को कोसते रहे आप, लेकिन इस वक्त अगर अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि अगर बड़े चौटाला साहब कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है तो ऐसा हो सकता है, इस समय ऐसा बयान आना, इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति में चीजें तो सारी संभव है, लेकिन जिस किस्म के बयान अजय सिंह जी के आए, जो भाषा भाभी ने बोली, जिस तरह से दुष्यंत और दिग्विजय के बयान आए, पहले उनको अपनी उन बातों पे पश्चाताप करना चाहिए, ना कि सीधा ये कह देना चाहिए कि बड़े चौटाला साहब इस पे फैसला करें। बड़े चौटाला साहब का फैसला तो बहुत पहले आ गया था। उन्होंने तो अपना फैसला बहुत पहले सुना दिया था। उनका तो सीधा सा एक फैसला है, चाहे वो पार्टी है चाहे वो परिवार है, ना तो वो अनुशासनहीनता बर्दाश्त करते, ठीक है, और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को वो माफ कर सकते हैं जो अनुशासनहीनता करे, किसी की पीठ में छुरा घोंपे या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उन्होंने ये बातें ही अपने बयान में स्पष्ट करी। ठीक है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। अजय सिंह खुद ही बता दें कि क्या फार्मूला था उनके पास जो उन्होंने ये बात कही, किस आधार पे कही। जो कल तक इलाहाबाद के चुनाव में ये कहते थे भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब आपके बीच में आए तो आप ये पूछना कि उनका आखिरी चुनाव है या वो फिर भी आएंगे। मतलब इससे और मेरी ख्याल ओछा बयान नहीं हो सकता। दुष्यंत चौटाला ने जो फोटो था किस सोच के साथ
उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक बयान और दिया कि 3 पीढ़ी नाक रगड़ेगी, उससे पूछने वाला हो उन 3 पीढ़ी में तुम शामिल नहीं हो। मतलब क्या बोल रहे हो तुम और किसके लिए बोल रहे हो? मेरे ख्याल है हर व्यक्ति को वैसे तो अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से आज आपकी पहचान है, कभी मैंने तो आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति को या किसी सामाजिक आदमी को अपने बाप के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ना तो मैंने सुना ना मैंने देखा। ठीक है। अब अजय सिंह जी की क्या मानसिकता थी, क्यों उन्होंने ये बात कही, वो ये बता सकते हैं। दुष्यंत चौटाला का जो फोटो था पैर छूते हुए, उसको जननायक जनता पार्टी ने काफी वायरल किया है उस बात को। और आपको नहीं लगता कि अगर दोनों आप इकट्ठे आते हैं तो ये तो मजबूती होगी, इनेलो फिर से एक बार मजबूत हो जाएगी? और ऐसा होता भी है राजनीति में कि कड़वाहट दूर हो जाती है और माफ कर दिया जाता है जो कुछ कहा सुना हो। इनेलो तो आज मजबूत है। आपने इलाहाबाद का चुनाव नहीं देखा? जिस चुनाव में सारी ताकतें प्रदेश की इकट्ठी होगी, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, सरकार ने भी, जेजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, सब मिल गए, और उसके बावजूद उनको मुंह की खानी पड़ी। आप इनेलो को कमजोर कहां समझते हो? इनेलो मजबूत है, इनेलो मजबूत थी, और आने वाले समय में इनेलो का जनाधार बहुत बड़ा होगा। आपने इलाहाबाद जीता। हम आने वाले समय में इस प्रदेश के लोगों का विश्वास जीत करके सरकार बनाएंगे। जो लोग आज इस किस्म के बयान दे करके कहीं अपने आप को राजनीतिक तौर पे जिंदा रखना चाहते हैं, उनकी हालत खराब है। आज उनका कैडर जो है उनके हाथ से खिसक रहा है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आपने इलाहाबाद चुनाव जीता, जैसा आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां आपके अंगेज थी, फिर भी आपने चुनाव जीता। उससे पहले आपकी जींद की रैली बम्पर डंपर हिट हुई। आपके पास मौका था कि उस जीत के बाद आप पूरे प्रदेश में जाते, और ये चर्चा भी चल रही है कि इनेलो को जीत मिली और जींद की रैली भी ठीक रही, फिर उसके बाद क्यों नहीं अभय सिंह चौटाला निकले या बड़े चौटाला साहब निकले, कि उनके पास मौका था, वो इस मौके को भुना सकते थे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो जब चुनाव लड़ रहा था तब भी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया हुआ था। मेरे पिछले 2.5 महीने 3 महीने से पीठ में प्रॉब्लम है, और मैं एक वक्त ऐसा था कि टोटल बेड पे था। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ था उस वक्त मैं 100% बेड रेस्ट पे था, और मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ था कि आप अगर सफ़र करोगे, आप अगर चलोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। मैं तो चुनाव के दौरान भी मेरे को जिस ढंग से लोगों के बीच में जाना चाहिए था, मैं नहीं जा पाया था। मैं बहुत कम समय दे पाया क्योंकि मेरे पीठ की तकलीफ थी। उसके बाद मेरा बहुत मन था कि मैं पूरे प्रदेश में भी जाऊं, सबसे पहले मैं अपने हल्के के लोगों का थैंक्स करूं। ठीक है। लेकिन मेरे सामने ये मजबूरी है। आज भी डॉक्टरों ने मुझे एडवाइस कर रखा है, ठीक है, कि आप सफ़र को अवॉइड करें और बेड रेस्ट करें और अपनी एक्सरसाइज करके पहले अपनी पीठ को ठीक करें। मैं जैसे ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक है, मैं सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा, ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं का धन्यवाद करके आऊंगा, ठीक है, और उसके बाद प्रदेश भर के प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है, और प्रदेश भर में अपनी पार्टी का संगठन और मजबूत हो, उसके लिए अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। जहां तक चौटाला साहब का सवाल है, ठीक है, आज शादियों का बहुत बड़ा दौर है जी, लोग व्यस्त थे। मेरे चुनाव के तुरंत बाद बिजाई का बहुत जोर था, धान की कढ़ाई का बहुत जोर था, नरमे और कपास की चुगाई का बहुत टाइम था। उस वक्त किसान बिल्कुल खाली नहीं था, इस करके कार्यक्रम नहीं बन सके। 15 तारीख के बाद चौटाला साहब के कार्यक्रम बन चुके हैं, ठीक है,
वो प्रदेश भर में जाएंगे। ठीक है। जहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे वहाँ हम लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। ठीक है। अपनी पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं भी सेशन के बाद अगर मुझे डॉक्टरों ने इस बात के लिए इजाजत दी तो मैं भी जाऊंगा। विधानसभा का सेशन आ रहा है, उस पर सभी की नजरें हैं क्योंकि बहुत सारे मसले हैं और हरियाणा के लोग भी कह रहे हैं कि इस सेशन में क्या विपक्ष वो मसले उठाएगा जो इतने सारे मसले हैं। अब आप जा रहे हैं, बीच में आपको 1-2 सेशन अटेंड करने का मौका नहीं मिला, अब आप जा रहे हैं तो नेचुरली आप विपक्ष में नजरें आप पर रहती है, आप अच्छा बोलते हैं वहां पर। और एक बार हम बलराज कुंडू से बात कर रहे थे, वो बोले कि अभय सिंह बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं भी आवाज उठाता हूं, अभय सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। चलो ठीक है, लेकिन अब आप दोबारा जाएंगे तो कौन कौन से मसले हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए, जो बड़े मसले हैं जिन पर आप सरकार से सवाल करने वाले हैं? मेरे रिजाइन देने के बाद 2 सेशन हुए। हाँ। और दोनों सेशन में प्रदेश के लोग मायूस हुए। इवन जो प्रेस रिपोर्टर थे, जो आप जैसे साथी थे, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते थे कि सेशन में जो चीज होनी चाहिए थी, जिस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए थे, कहीं विपक्ष की कमी रही है। आज विपक्ष सरकार के साथ मिला हुआ है। इलाहाबाद के चुनाव में बिल्कुल फिर एक दफा साफ हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करता है। ओके। जहां 35,000 वोट कांग्रेस को मिला था पिछले चुनाव में, अब की बार जमाना जपत हुई और वहां आम ये चर्चा थी कि कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो कहीं ना कहीं भाजपा की मदद कर रहे थे। ओके। वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने भाषण में ये बात कह करके आए कि गोपाल कांडा मेरा मित्र है। उनका इशारा केवल ये था कि भाई आप भी इसकी मदद करो। मैं भी इसकी मदद में आया हूं। ठीक है। अब एक और ताजा उदाहरण आपके सामने आया है। एक गगन इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी थी हरियाणा में। ओके। जिसका मालिक सुभाष चंद्रा है। यस। और उसके अगेंस्ट रोहतक के अंदर जो जमीन ली गई थी, जो लाइसेंस दिया गया था, हाँ। मैंने विधानसभा में उस इशू को रेज किया। ठीक है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये बात कही थी कि मैं सीबीआई से इंक्वायरी कराऊंगा। ठीक है। मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं विधानसभा में कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा तो फिर मुख्यमंत्री को अपनी बात पे रहना चाहिए था और उसी वक्त सीबीआई को इसके लिए भेज देना चाहिए था। ठीक है। बजाय सीबीआई को देने के कैसे हुड्डा को इससे बचाया जाए, उसके लिए एक आयोग का गठन कर दिया। ठीक है। और उस आयोग से कहा कि आप इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट दो। ठीक है। आयोग ने क्या जांच करी, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके अगेंस्ट एक पीआईएल डली सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आदेश जारी किया कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। ठीक है। और सीबीआई से जांच में साथ ये भी कहा कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। ओके। अब जांच सीबीआई के पास चली गई। आपको हैरानी नहीं है सुन करके कि हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है। अच्छा। और ये कहा है कि इसकी जांच बजाय सीबीआई से कराने के आप हमें दें, हम इसकी जांच करेंगे। तो आपने तो खुद मुख्यमंत्री ने हाउस के अंदर ये बात कही कि मैं सीबीआई से जांच कराऊंगा। तो आज जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसकी जांच करो, तो फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बचाना चाहते हैं। उस जांच में वो कल को फंस ना जाए, इसके लिए उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ताजा ताजा मदद इस चुनाव में करी है। कहीं ना कहीं वो आसान उनका उतारना चाहते हैं कि आपने हमारी बड़ी अच्छी मदद करी, हम भी कहीं आपको इसके बदले में कैसे आपको बचाया जा सके उसके लिए आपकी मदद करेंगे। जब विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मिल जाए तो फिर ये मान के चलो, हमारे कहावत है, खेत बाढ़ को खाने लग जाए तो फिर उसमें पैदा कहां से होगी? आज
फिर से ये जो सेशन आ रहा है, आज आम आदमी की जुबान पे एक चर्चा है कि अब की बार का सेशन बड़ा रोचक होगा। वो इसलिए है, उनको पता है इस बात का कि प्रदेश के जो भी मुद्दे हैं, जो भी सरकार की बेकायदियां हैं, अभय सिंह उनके ऊपर खुल करके विधानसभा में अपनी बात रखेगा। और मैं पूरी तरह से जो 8 महीने में कमियां खामियां प्रदेश में रही, चाहे वो पेपर लीक का मामला है, चाहे वो आपका आज HCS की भर्ती का जो इश्यू है, जिस तरह से एक रिश्वत का मामला है जो मुख्यमंत्री के आवास तक उंगली उठाई जा सकती है, जिसपे आंच आती है, इन सब इश्यूज को मैं सरकार के सामने रखूंगा और पूछूंगा उनसे कि सरकार ने इस पे क्या संज्ञान लिया, सरकार ने इस पे क्या किया, ताकि लोगों को एक विश्वास हो कि सरकार की बेकायदियों को, सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उससे भी कोई पूछने वाला है तो सही। यहाँ तो अंधा पीसे कुत्ता खाओ जैसी बात होगी थी इस 8 महीने में। ये भर्ती वाले मामले में कई लोग पकड़े गए, उनसे करोड़ों रुपया बरामद भी हो गया। उसके बावजूद भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ये नहीं मानते कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची चलती है। वो आज भी कहते हैं कि हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं है। इस बात का जवाब मैं विधानसभा में मांगूंगा मुख्यमंत्री से, और हम सबूत के साथ जाएंगे, सरकार से पूछेंगे। आप लोग वहीं होंगे, आप देखना किस तरह से सरकार को हम कटघरे में खड़ा करते हैं। जो पर्ची खर्ची की बात करते हो तो अब तो साबित हो गया ना कि अब तो अटैचियों में पैसा जाता है, अब ना पर्ची है ना खर्ची है। अब तो अटैची में माल भर के लेकर के जाओ और रोजगार पाओ। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को हर हालत में विधानसभा में देना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री को इस इश्यू पे लिपापोती नहीं करने देंगे। ये एक बड़ा मसला है और पिछली कई सारी भर्तियों पे सवाल खड़े होते हैं कि पता नहीं कब से ये मामला चल रहा होगा कि पैसे लिए जाते हैं लाखों रुपए और पेपर पास करवाना है। इस पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और भी लोग कर रहे हैं, आपकी ओर से क्या है? हमारी पार्टी का निर्णय है, हमारी जो यूथ विंग है और जो स्टूडेंट विंग है, ठीक है, ISO और यूथ विंग दोनों 16 तारीख को, क्योंकि 17 को सेशन है, ठीक है, और 16 तारीख को पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है उसके ऊपर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, उसका घेराव करेंगे, ठीक है। हमने इसकी जिम्मेवारी जो है हमारे युवा विंग के लगाई है, ठीक है। अर्जुन उसका नेतृत्व करेगा उस दिन, ठीक है, उस प्रदर्शन का, ठीक है। और हम सरकार को उस दिन इस बात का एहसास कराएंगे कि अब युवा जो है चुप बैठने वाला नहीं है। पिछले लंबे समय से सुन रहे हैं कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, विस्तार होगा, वैकेंसी भी है, लेकिन हो नहीं रहा है। आपको इसके पीछे क्या लगता है? अब ये तो सरकार का काम है, लेकिन आज सरकार नाम की चीज नहीं है। आज आप देखो कि मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री को शिकायत करते हैं, भी अधिकारी हमारी बात को नजरअंदाज करते हैं, हमारी बात को सुनते नहीं है। और चीफ मिनिस्टर जो है स्वयं जो है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई उनकी भी सुनने वाला नहीं है शायद। वो भी बयान इस किस्म के दे देते हैं जिसपे फिर उनको दोबारा कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। कई बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, फिर वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करते हैं। तो जहां इस किस्म के हालात होंगे फेरबदल कर लो तो उससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद कोई बड़ा चेंज आ जाएगा। ये तो लुटेरे हैं, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। कोई भी डिपार्टमेंट अछूता नहीं है, कोई मिनिस्टर अछूता नहीं है। किसी भी मिनिस्टर के डिपार्टमेंट की इंक्वायरी अगर हो जाए तो मेरे ख्याल कलर से लेकर के मंत्री तक कोई नहीं बचेगा। सब लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। इसीलिए कैसे एक दूसरे को बचाया जाए, आज हर चीज पे लिपापोती की जा रही है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू है, क्या एक आदमी को आप ले जा करके कोर्ट में पेश करके हवालात भेज दो, क्या उससे ये इशू खत्म हो जाएगा? क्या इसकी
इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी पूरी खुल करके जांच नहीं होनी चाहिए? कौन कौन लोग दोषी हैं उनके नाम सामने नहीं आने चाहिए? मेरे पास जो खबर आई है इसमें चीफ मिनिस्टर हाउस भी जो है, सीएमओ जो है वो भी इन्वॉल्व है, उनके भी नाम आ रहे हैं। आज तो हर चीज में एक लूट मची हुई है। आज कोई लाइसेंस अगर लिए जाते हैं, अगर हुडा डिपार्टमेंट किसी को कोई लाइसेंस देता है, आपको हैरानी होगी, अगर आप लाइसेंस लेने जाते हो तो आपके सामने एक शर्त रखी जाती है कि आप पहले 25 लाख रुपए का एक चेक पार्टी फंड में जमा कराओ। अच्छा। और पार्टी फंड में जब आप चेक जमा कराते हो तो एक तो पार्टी में पैसा गया, हाँ। दूसरा आपसे अलग से और पैसा लिया जाता है, फिर जाकर के आपको लाइसेंस दिया जाता है। ये आज आम बात है। मैंने डिटेल मांगी है और मेरे पास हो सकता है सेशन तक ये सारी डिटेल आ जाए कि कितने बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पार्टी के अंदर इन दिनों में चेक से पैसा दिया। ये जो चेक है ये जेजेपी के नाम पे मांगा जाता है या बीजेपी के नाम पे है? ये सरकार के नाम पे, बीजेपी के नाम पे है, जेजेपी के नाम पे भी हो सकता है, मुझे उस चीज की जानकारी नहीं। जेजेपी वाले तो बेचारे खुला ही ले रहे हैं। अच्छा। उनका तो परसेंटेज जो है फिक्स है 8%। अच्छा। जो डिपार्टमेंट उनके पास है उसमें कोई भी काम होता है उसका 8% वो लेते हैं। अच्छा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये आम आदमी की जबान पे है। और कोई मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, चाहे एक्साइज का है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ भी है, वहां तो 8% फिक्स है और पहले लेते हैं। ये भी नहीं है कि कोई काम निपटा ले उसके बाद कोई पैसा ना, उधार का खाता ही नहीं है वहां तो दोनों हाथों से कलेक्शन करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूं आपको, ये बीजेपी के खाते में गया हुआ पैसा है और ये पैसा मेरे पास उसकी जल्दी डिटेल आएगी। मैं विधानसभा में इस बात पे मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि क्या कोई आप एक लाइसेंस इशू करते हो उसके बदले में पैसा आपकी पार्टी में जाता है? ठीक है। जब चेक अगर गया है तो बिल्डर उन्हीं को ही पैसा क्यों देता है? बिल्डर तो फिर और किसी राजनीतिक दल को क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब सीधा है कि आप सत्ता का दुरुपयोग जो है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हो, आप जबरदस्ती उससे ले रहे हो, ठीक है। आप उसके एवज में पैसा मांग रहे हो, जहां सरकार तो है ही नहीं। अब तो लुटेरों का एक गिरोह है पूरा। किस तरह से ये कितने दिन इस प्रदेश को लूटेंगे, इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस वाले ऐसा कोई इशू रेज करेंगे विधानसभा में, क्योंकि वो तो बेचारे एक दूसरे को कैसे बचाया जाए उसमें लगे हुए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने किसानों के मसले पे अपना रिजाइन दिया था, अब जब दोबारा विधानसभा में जाएंगे उससे पहले तीनों कानूनों को तो सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन अब मसला एमएसपी पर टिका है और मसला जो इतने सारे केस दर्ज हुए हैं, खासकर हरियाणा में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, उन पर किसान भी अड़े हुए हैं, उनकी बैठकें भी चल रही हैं। आपको अभी क्या लग रहा है? किसान आंदोलन के लेकर, तीनों कानूनों को वापस लेकर, आगे एमएसपी और ये जो केस दर्ज है? मैंने इस्तीफा दिया और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो विपक्ष के लोग, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे जेजेपी थी, चाहे बीजेपी थी, एक बात कहते थे कि अभय सिंह कह रहा था कि मैं विधानसभा तब तक नहीं जाऊंगा जब तक केस वापसी नहीं हो जाएगी। हाँ। ये कह रहे थे बारी बारी से। बहुत जोर लगा रहे थे इस बात में। और केस वापस होंगे नहीं, ये बात भी बहुत जोर शोर से कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि केस वापस नहीं होंगे। हाँ, तो ये बार बार कह रहे थे कानून वापस नहीं होंगे। हाँ, इवन मुख्यमंत्री तो अभय सिंह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हाँ। केस वापस हो गए ना। अगर मैं इस्तीफा नहीं देता, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता, बीजेपी अगर यहां चुनाव नहीं हारती, तो ये केस वापस नहीं होते। मेरे चुनाव का असर दिखाई दिया आपको, केस वापस हुए। मेरी वो बात सच होगी कि मैं विधानसभा में तभी जाऊंगा जब केस वापस हो जाएंगे। हो गए केस वापस। अब मैं जाते ही पूछूंगा ये बात कि जो मैंने कहा उसको पूरा करके आया कि नहीं करके आया, जो तुमने कहा वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसका जवाब भी दो। अब जो बाकी इश्यूज बचे हैं किसान के, जो एमएसपी की गारंटी की बात है, प्रधानमंत्री जी को जहां उन्होंने 3 केस वापस लिए, अपनी गलती को कहीं मान लिया,
अब जो किसान की डिमांड्स है, हाँ, चाहे वो एमएसपी का इशू है, चाहे वो केस वापसी की बात है, यस, और चाहे मुआवजे की बात है, और इनको शहीद को दर्जा देने की बात है, यस सर, ये बात हर हालत में सरकार को स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुकदमे किसान के खिलाफ क्यों बढ़े? किसान को आंदोलन करने पे मजबूर केंद्र की सरकार ने किया। ठीक है। जब आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करती है। तो मुकदमे झूठे दर्ज हैं, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। एमएसपी की रोज बात कहते हो आप, एमएसपी दे रहे हैं, तो एमएसपी का कानून बनाने में क्या दिक्कत है? उसमें क्या संकोच है भाई? जब एमएसपी देने की बात कर रहे हो तो कानून भी बना दो, ताकि अगले को गारंटी हो जाए एक। और उस कानून में ये चीज जरूर लिखो कि कोई भी एमएसपी से कम अगर खरीदेगा तो उसके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज होगा। ठीक है। ताकि किसान जो है निश्चिंत हो जाए इस बात के लिए कि भी तेरी फसल को लूट नहीं सकता कोई। आप किसान की बात करते हो, आप अन्नदाता की बात करते हो, आप देश को ये कहते हो कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है। अगर उस कृषि प्रधान देश में उस कृषक को, जिसने इस देश को जिंदा रखा है, जिस इस देश को कोरोना काल के अंदर जहां तनख्वाह देने को पैसा नहीं था, आर्थिक तौर पे मजबूत किसी ने किया तो किसान ने किया। आप अगर उसको मारोगे, आप अगर उसकी अनदेखी करोगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक बात है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे और उसके लिए हर हालत में किसान को एमएसपी की कानून बना करके उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। और ये कानून भी साथ में बनाना पड़ेगा कि उसकी कम रेट पे अगर फसल खरीदता है तो वो आपराधिक मामला उसके खिलाफ दर्ज हो। बाकी तो बोल ही रहे थे, हमने सुना, मंत्री भी बोल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा ने सेशन में बोला था कि कानून वापस नहीं होंगे। वो बीजेपी के मुखिया इस वक्त एक तरीके से सीएम है, और जेजेपी के मुखिया अजय सिंह चौटाला ने बोला था कि कानून वापस होने के लिए नहीं बनते, इसमें संशोधन तो हो सकता है। तो ये जो सभी बोल रहे थे, अब मोदी साहब ने कानून वापस ले लिए, तो क्या आप सेशन में मुख्यमंत्री से यह सवाल करेंगे? मैं सवाल नहीं करूंगा। मैं मुख्यमंत्री से जो एक प्रस्ताव लेके आए थे, हमारी विधानसभा में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कृषि के 3 काले कानूनों पे कि कौन इन प्रस्ताव के हक में है, कौन इसके खिलाफ, कौन इससे सहमत है। जब ये प्रस्ताव आया तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी, कांग्रेस ने इस पे चर्चा नहीं करी थी। और मैंने विधानसभा में खुल करके इसके ऊपर चर्चा करी थी कि काले कानून जो है किसान के हक के नहीं है। ठीक है। तब मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव ले आए थे, उस प्रस्ताव को इन्होंने ये कह के लेकर के आए थे कि भी हम इन तीनों कानूनों के पक्ष में हैं, और मैंने इसका विरोध किया था। अब मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा कि जब कानून वापस हो गए तो प्रस्ताव भी वापस होना चाहिए। ठीक है। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने वापस लिया है, पहले तुम इस फैसले के पक्ष में थे, कानून बन करके आए, तब तुम प्रस्ताव लेके उसके पक्ष में। अब तुम्हें क्योंकि फैसला बदल गया, कानून वापस हो गए, तो फिर एक प्रस्ताव लेके आओ। ठीक है। जिसमें ये लिखो कि हमने जो पहला प्रस्ताव दिया था हम उसको वापस ले रहे हैं। ठीक है। आपको वापस लेना चाहिए। जब कानून वापस हो गए तो प्रस्ताव वापस क्यों नहीं? मैं तो मुख्यमंत्री को प्रस्ताव वापसी का भी विधानसभा में कहूंगा कि प्रस्ताव वापस लो। ठीक है। अपना जो, और उसके साथ साथ उनको वो दिन याद कराऊंगा कि आपने इस डेट को इस विधानसभा में कहा था कि कानून वापस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, और मैंने वहां कहा था कि कानून भी वापस होंगे, तुम 100 प्याज भी खाओगे, 100 जूते भी खाओगे, और कानून वापस होंगे, और तुम्हें इस बात के लिए लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। माफी भी मांगी, आज शर्मिंदा भी है, आज कानून भी वापस है। थैंक यू सो मच अभय सिंह जी, आपने हमारे साथ बातचीत की और आपने भी सुना तमाम वो मसले जो हरियाणा के बड़े मसले हैं, उन पर हमने बातचीत की है अभय सिंह चौटाला साहब से। और आपको कैसा लगा है, आपने अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें बता देनी है। जो कुछ भी इस बातचीत में आपको नजर आया है, आपने कमेंट करके राय बतानी है।
और अगर आपको ये मसला अच्छा लगा है तो आपने शेयर कर देना है। अगले मसले के लिए फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।